नमस्कार। शोमर तुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। अभी 2-4 दिन पहले एनसीपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या उसके मालिक हैं शरद पवार ने अपने 2 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए, यानी अपनी लीगेसी सेट कर दी। यानी इसके बाद उनके बाद कौन इस पार्टी को चलाएगा या उनके रहते हुए कौन इस पार्टी को चलाएगा, ये उन्होंने तय कर दिया। तो तय क्या किया उन्होंने, जो है अपनी बेटी को कार्यकारी अध्यक्ष चुन दिया। ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय डेमोक्रेसी में जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से यह चला आ रहा है। सबसे पहले इसकी शुरुआत अगर किसी ने की तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने जब प्रधानमंत्री का पद कब्जाया, इसे कब्जाए कहेंगे क्योंकि एक अनडेमोक्रेटिक था यह मामला, जिस उसमें ये कार्यकारी प्रधानमंत्री चुने गए थे उसमें इनको 0 वोट मिला था और सबसे ज़्यादा वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे। लेकिन इन्होंने जो भी षड्यंत्र किया नेहरू गांधी जी के साथ मिलकर के और उस पद पर कब्जा कर लिया और देश के कार्यकारी अध्यक्ष प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद 1947 के बाद प्रधानमंत्री बने रहे। तो उन्होंने जो है जब ये कांग्रेस में शामिल हुए होंगे और जब इनको बढ़ावा मिला होगा तभी से ही तय कर लिया था कि मुझे न केवल प्रधानमंत्री बनना है, इस पद पर कब्जा करना है, बल्कि अपने वंशजों को भी इसी पद पर लाना है। मुझे इस पूरी पार्टी के अलावा इस देश पर कब्जा करना है। और इसके लिए उन्होंने चुना अपनी एकमात्र संतान इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को वो अपना पर्सनल सेक्रेटरी या घर का कामकाज या जो विदेशी आते हैं उनसे बात करने के लिए रखा। मतलब उनके जब वो उनसे बात करते थे तो इंदिरा गांधी को भी साथ रखते थे, या जब विदेशी दौरे पे जाते थे, देश के खर्चे पे जाते थे, टैक्स पेयर्स की उसमें जाते थे, खर्चे पे जाते थे, पैसों पे जाते थे, तो इंदिरा गांधी को साथ ले जाते थे। यानी उन्होंने स्पष्ट कर लिया था 47 से ही कि मेरी जो परंपरा है वो मेरी बेटी चलाएगी, कांग्रेस को बेटी चलाएगी, बेटी के बेटे या बेटी या फर्दर आगे जो है, जो कि आज तक चला आ रहा है। तो आप ये सोचिए कि उस समय तो बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के। जब देश आजाद हुआ होगा तो एक से एक नेता थे जो उनको राजनीतिक सलाह दे सकते थे, जिनको लेकर के वे विदेश जा सकते थे, या कोई युवा नेता भी रहा होगा, कोई ना कोई टैलेंटेड रहा होगा जिसको लेकर के वे विदेश जा सकते थे, उसको ट्रेनिंग दे सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी पुत्री को ही चुना। उनका लक्ष्य स्पष्ट था कि मैं प्रधानमंत्री, मेरे बाद मेरी बेटी प्रधानमंत्री, उसके बाद उनके आगे संतति जो भी होगी वो प्रधानमंत्री होंगे। यही नहीं, 1959 में उन्होंने इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। अब आप सोचिए, केवल आजादी के केवल 12 साल बाद क्या कांग्रेस में कोई बड़ा नेता नहीं रहा होगा कांग्रेस का अध्यक्ष बनने लायक, जो उन्होंने ये बागडोर जो है इंदिरा गांधी को सौंपी? ऐसा नहीं था। उस समय तो बहुत बड़े बड़े नेता थे, लेकिन उनका लक्ष्य स्पष्ट था कि मुझे अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। और ये उनका ही कार्यकाल था, इंदिरा गांधी का, एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट, जब पहली बार केरल में राष्ट्रपति शासन लगा। कांग्रेस अध्यक्ष रहते उन्होंने उनकी अनुशंसा पर ही जो है ये राष्ट्रपति शासन लगा। तो उसके बाद को तो आपको सब पता है कि इंदिरा गांधी के बाद राजीव संजय की अगर असमय मौत नहीं होती तो शायद वही इसको आगे ले आते, और वरुण गांधी, उनके बाद वरुण गांधी या कोई और होता। लेकिन उनकी जगह फिर राजीव गांधी, जो कि राजनीति में नहीं आना चाहते थे, ऐसा बताते हैं, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन फिर उनको अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि तब तक कांग्रेस पार्टी पूरी गुलाम हो चुकी थी। उसके अंदर इतना साहस नहीं था कि वह किसी और को बनाए।
उससे पहले विभाजन हो चुका था। जो मोरारजी देसाई थे उनको हटा दिया था और कांग्रेस इंडिकेट सिंडिकेट दो ग्रुप में बंट गई थी। तो ये सारा झगड़ा व्यक्तिगत था, कोई इसमें राजनीतिक या और चीज़ों का कोई संबंध नहीं था, कोई नीतिगत भेदभाव नहीं थे, सिर्फ सत्ता पर पकड़ की बात थी। तो ये तो रहा गांधी नेहरू परिवार का किस्सा। इसके बाद जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हुई, बीजेपी और वामपंथियों को छोड़ करके हर जगह फिर यही किस्सा चलता रहा। मैं अभी आता हूं, तमिलनाडु की बात करता हूं, डीएमके की बात करता हूं। डीएमके के मालिक थे करुणानिधि और उन्होंने सत्ता सौंपी अपने बेटे एमके स्टालिन को। वैसे उनका बेटा एक और भी था, लेकिन वो इनसे संतुष्ट नहीं था, या करुणानिधि उनसे संतुष्ट नहीं थे। हालांकि डीएमके में तब जब करुणानिधि ने अपने बेटे को सत्ता सौंपी, तब दयानिधि मारन जैसे लोग भी थे, पढ़े लिखे लोग, और उस समय के सबसे जानकार लोगों में आईटी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जानकार दयानिधि मारन थे। लेकिन करुणानिधि ने भी अपने पुत्र को ही ये सत्ता सौंपी। ऐसे ही बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी, तो बाला साहब अपने सामने राज ठाकरे को सौंप चुके थे, ये उद्धव ठाकरे को सौंप चुके थे शिवसेना की कमान, उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर चुके थे। जबकि पॉलिटिकली राज ठाकरे उद्धव से बहुत आगे थे, बहुत एक्टिव थे। हालांकि उन्होंने फिर जब बाला साहब ने आरोप लगाया तो उसको जोकर बताया राज ठाकरे को। तो ये उनकी स्थिति थी। अब आप ये देखिए कि मैं जो सामाजिक न्याय और ये सब बातें का ढोल पीटते हैं और गरीबों का उत्थान करने वाले और सारे किस्म के गपोर संगी जो है समाजवादी लोग, समाजवादी परिवार, मतलब मैं लोहिया से बात कर रहा हूँ, लोहिया तक तो समाजवाद चल रहा था। उसके बाद जो है जब असली समाजवादी जब गुजर गए, स्वर्गवास हो गया, उसके बाद जब सत्ता बंटी तो पहले तो संसोपा परसोपा क्या था, कृषक प्रजापति पार्टी, कुछ ऐसे करके 100 किस्म के समाजवादी दल थे। फिर अब ये कुनबों के दल हो गए। उसी एक कुनबे की बात मैं करता हूं, मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव के समय में नंबर 2 पर उनके छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव थे। लेकिन मुलायम सिंह को ये खतरा लगा कि ऐसा ना हो कि मेरे अराजनीतिक बेटे को सत्ता न जाए, ये लोग अड़चने न पैदा करें। तो उन्होंने अपने जीते जी मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया। जो भाई इतने सालों से इस संगठन को बना रहा था, पूरी तरह नंबर 2 था, उसको दरकिनार करके और अखिलेश को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। पहले मुख्यमंत्री बनाया, फिर अध्यक्ष बना दिया। बाद में अखिलेश ने मुलायम के साथ क्या क्या, ये सब कोई जानते हैं, और मुलायम के बयान भी इस बारे में क्या थे वो भी सब पब्लिक में है। तो मेरा जो कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, न नीति बड़ी, ना नेता, न चाचा, न भतीजा, सबसे बड़ा अपना बच्चा। तो जिसने भी किया, इन छोटे छोटे दलों ने अपने बच्चों को ही आगे किया। वहां पर सब कुछ समानता का अधिकार, फलाना का अधिकार, ये सब खत्म, सिर्फ अपना बच्चा जो है आगे किया। ऐसे ही जो है ओम प्रकाश चौटाला परिवार में भी ऐसे ही हुआ। वहां की जो टुकड़े टुकड़े हुए वो इसी वजह से हुए। देवीलाल जी की जो वो थी परंपरा, वो फिर परिवार तक सीमित हो गई। आज भी अभय चौटाला या फलाना चौटाला, तो ये सब भाई भाइयों के बच्चे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। तो उन्होंने भी, ओम प्रकाश चौटाला, देवीलाल जी ने भी अपनी सत्ता, अपनी पार्टी कमान अपने पुत्र ओम प्रकाश चौटाला को सौंपी। ऐसे ही अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल बहुत बड़े नेता थे और उन्होंने भी अपनी पार्टी की कमान अपने बेटे को सौंप दी। और यही वजह है कि जो अकाली दल कभी पंजाब में बहुत बड़ा दल हुआ करता, वो समाप्ति की ओर है।
उसका रिवाइवल तभी संभव है जब वो 2024 से पहले बीजेपी के साथ गठबंधन करे, जिसकी संभावना भी बहुत काफ़ी है। अब एक परिवार और समाजवादी परिवार की बात मैं करता हूँ, लालू यादव की। जब लालू यादव जेल गए तो उनके बच्चे जो है छोटे थे, तो उन्होंने किसी पर भरोसा नहीं किया। एक से एक नेता थे आरजेडी में, तब पता नहीं जो भी नाम रहा होगा उस पार्टी का, लेकिन उन्होंने अपनी सत्ता, अपनी कमान, मुख्यमंत्री की कमान राबड़ी देवी को सौंपी, जबकि वे अच्छी तरह जानते थे, पार्टी वाले अच्छी तरह जानते थे, बिहार वाले अच्छी तरह जानते थे कि राबड़ी देवी को कुछ पता नहीं है, वो टोटली अराजनीतिक है और कम पढ़ी लिखी है। उसके बावजूद वो सत्ता उन्होंने अपनी पत्नी को सौंपी, और अब जब बच्चे बड़े हो गए तो फिर वो तेजस्वी यादव को, 2 बेटों में से छोटे बेटे को यह सत्ता सौंप दी। अब जैसे कांग्रेस में ही फिर क्या हुआ, सोनिया गांधी के पास कांग्रेस की सत्ता आई इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी की मृत्यु के बाद। फिर उसका पूरा ध्यान जो है सोनिया गांधी का अपने बेटे राहुल गांधी पर लगा रहा, और 15-20 साल हो गए वो स्थापित नहीं कर पाई। कांग्रेस खत्म उनकी कगार पर है। जो भी चल रहा है, वो जितनी भी कांग्रेस चल रही है वो एंटी बीजेपी लोगों की वजह से चल रही है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कांग्रेस का कोई योगदान हो या गांधी परिवार का कोई योगदान हो। जो भी चल रहा है वो राजनीति बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की राजनीति से चल रहे हैं। वो 2-4 जगह पे जहाँ पर भी सत्ता में है या उनके जो कुछ क्षेत्रीय नेता हैं उनकी वजह से चल रही है। हालांकि सत्ता तो उड़ीसा में भी ऐसी है कि बीजू पटनायक के बाद नवीन पटनायक, लेकिन नवीन पटनायक बाद में आए, उनको बीजू पटनायक ने नियुक्त नहीं किया, वो उनकी मृत्यु के बाद ये सब आए। ये वैसे एक अपवाद और भी है जो आंध्र के हैं, जगन रेड्डी। उनके पिता के पास, वो भी कांग्रेस के बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री थे, और उनका काफ़ी प्रभाव था, तो उन्होंने सत्ता नहीं सौंपी। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जगनमोहन रेड्डी ने काफ़ी मेहनत करी और वो सत्ता पे आए। तो यही जो है इन पार्टियों का इस देश में जो है, जिसे कहते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है, तो खतरा एक्चुअली ये है कि डेमोक्रेसी के नाम पर परिवारवाद चल रहे हैं। मैं महाराष्ट्र में फिर आता हूं। महाराष्ट्र में अगर नंबर 2 कोई एक्चुअली नंबर 2 था, यानी जो संगठन में काम कर रहा था, पार्टी को देख रहा था, वो अजीत पवार थे। और अजीत पवार भी मन ही मन इस बात को जानते थे कि मेरे चचा जो है अपनी बेटी के पक्षधर हैं, तो वो खुलकर के सामने नहीं आए। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा थी कि पवार जो है, शरद पवार पार्टी कमान मुझे सौंपे। और शरद पवार भी इस बात को समझते थे कि या तो अजीत पवार बाहर जाए तो मैं सीधे सीधे अपनी बेटी को सत्ता सौंपूं, उसके लिए मैं ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दूं कि उसको बाहर जाना पड़े, जैसे कि आज के दिन में है। इस समय सबसे अगर दुखी कोई है तो अजीत पवार है। उनसे बुलवाया भले ही जाए कि नहीं मैं खुश हूं, मैंने ये किया हो क्या, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिर्फ अजीत पवार को, मतलब जो ये सुप्रिया सुले हैं, जो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले जो है, उनको सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया, बल्कि साथ में संसदीय दल का नेता है, और संसदीय मामलों की जो समिति जो इनकी होती, यानी निर्णय लेने वाली जो भी समिति है, उस सब का प्रमुख सुप्रिया सुले ने बनाया, सुप्रिया सुले को बना दिया गया। अब अजीत पवार को सीमित कर दिया विपक्ष के नेता के रूप में महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र विधानसभा में जो उनकी पार्टी है उसके नेता के रूप में वो सीमित हो गए। उनकी भी महत्वाकांक्षा है, पता नहीं कितनी बार वो डिप्टी सीएम बन गए, उनका सीएम बनने का नंबर नहीं आ रहा। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ जो है शपथ ले ली थी। बाद में शरद पवार ने सारे एमएलए को वापस बुलाया और अकेले पड़ गए, तो बाद में अजीत पवार को भी वापस आना पड़ा। और अजीत पवार की एक शिकायत भी है
कि ऐसे कई मौके आए थे। एक आध मौका तो आया था कि जब शरद पवार चाहते तो अजित पवार को मुख्यमंत्री बना देते, लेकिन शरद पवार ने ये नहीं किया। तो उनके दिल में नासुर तो है। अब ये नासुर कब फूटेगा, क्या स्थिति बनेगी, क्या वे भी राजेश पायलट की तरह कुछ करेंगे या माधवराव सिंधिया की तरह कुछ करेंगे, ये सब आगे देखने की बात है। और इस पर यह बहुत संभव है कि जो ये घटनाक्रम हुआ ये एनसीपी के लिए भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, यह आप मान करके चलिए। क्योंकि सुप्रिया सुले के अंदर कहीं से भी नेतृत्व की क्षमता नहीं दिखती है या कहीं भी संगठन की क्षमता नहीं दिखती है। उनकी एकमात्र जो योग्यता है वो शरद पवार की पुत्री होना है। बाकी घोटाले की जहाँ तक बात है उसमें तो पूरी एनसीपी पार्टी ही लिप्त रही है, सब पे आरोप लगे हैं। तो अंत में फिर यही कहूँगा कि जो भारत की जो राजनीति है तो उसमें यही है कि न नीति बड़ी न नेता, न चाचा न भतीजा। होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे अच्छा अपना बच्चा। तो जो नेहरू जी की जिस चीज़ की शुरुआत नेहरू जी ने की थी वो आज फल फूल गया। नेहरू जी ने केवल एक वृक्ष लगाया था, आज वो एक बगीचे के रूप में फैल गया जो है। आज वहाँ कई इस लोकतंत्र में कई ऐसे वृक्ष उग गए हैं, पनप गए हैं नेहरू जी की देखा देखी।